अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, हम लोग अपना स्टार्ट करने लगे हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस या डिजीजेस। तो हम लोगों ने जो आज पहला टॉपिक पढ़ना है वो हम लोगों ने पढ़ना है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो हम लोग इनको अपनी यही 6 मेन हेडिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्दो पैथोजेनेसिस हमारे जो है वो मेडिसिन में नहीं इंक्लूड होती, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊंगी। पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने याद रखना कि इट्स नॉट कॉमन। ये कॉमन नहीं होती। और ये क्यों होती है? ये ना हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो बहुत अलील्स होती है ना उनमें डिफेक्ट आ जाता है। बहुत अलील्स जो होती हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 7 होता है ना, उसके लॉन्ग आर्म में डिफेक्ट आ जाता है। ये बातें क्या हमारे पास हो गई MCQs के क्रोमोसोम नंबर 7 के लॉन्ग आर्म में डिफेक्ट हो जाता है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पे अपनी पैथोजेनेसिस की। अब जब क्रोमोसोम 7 के लॉन्ग आर्म में डिफेक्ट आ जाता है, ये कोड करता है बेसिकली क्लोराइड चैनल्स के लिए, ठीक है। तो क्लोराइड चैनल्स क्या होते हैं, अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। अब क्लोराइड चैनल्स के लिए बेसिकली हमारी बुक में ना एक टर्म यूज़ होती है CFTR। अभी CFTR का क्या मतलब है? ये CFTR जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये क्या करती है कि जो ये हमारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ से जो सोडियम का आना और वाटर का आना जाना, यानी सोडियम का और वाटर का जो हमारे पास आना जाना होता है ना इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो इस रेगुलेटर के थ्रू जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या कहेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर दैट इन्फ्लुएंस सोडियम एंड वाटर मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। लोगों ने ये बात कर ली। अब जेनेटिक डिफेक्ट जब आता है तो हमारे पास असल में मसला क्या हो रहा है, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो हमारे पास स्वेट के अंदर ना ज़्यादा हो जाता है। स्वेट के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा दो चीज़ों की जो हमारे पास रिजॉर्प्शन होती है ना बॉडी के अंदर, या हमारे पास इस रिस्पायरेटरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर, वो बढ़ जाती है। किस चीज़ की? एक तो हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, प्लस हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अगर हम लोग इसको इस डायग्राम से समझें तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास है नॉर्मल मेम्ब्रेन, ठीक है। नॉर्मल मेम्ब्रेन में देखो ये वाटर भी हमारे पास बाहर जा रहा है, क्लोराइड बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है। लेकिन जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है तो हमारे पास यहाँ पे वाटर की रिटेंशन हुई है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर था वो तो इफेक्ट हो गया ना। अब क्लोराइड चैनल पर असल इफेक्ट आ रहा होता है ना। अब क्लोराइड जो वो बाहर नहीं जाएगा, जब क्लोराइड बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो सोडियम की और इस तरह वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से जो है वो सोडियम और वाटर बॉडी के अंदर रिटेन होता रहता है, और जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारी स्वेट के अंदर बढ़ जाता है। जब स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड बढ़ जाएगा तो जो हमारी सिक्रीशंस होंगी उनको क्या हो जाएगा, वो सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा सॉल्टी जो है वो होंगी। सिक्रीशन सॉल्टी हो जाती हैं और प्लस थिक भी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो गया है। और जो हमारे पास स्वेट होता है ना, सिक्रीशन सॉल्ट हो जाती है, थिक हो जाती है, थिक प्लस विस्कस। अब ये थिक प्लस विस्कस कैसे हो जाती है? मैंने आप लोग को बताया कि सोडियम क्लोराइड स्वेट में ज़्यादा हो गया, यानी क्लोराइड ज़्यादा हो गया और वाटर कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्रीशंस हैं वो थिक और विस्कस हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर जाने से पहले ना मैं आप लोग को एक बात समझाती हूँ कि ये हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है। जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एक ऑर्गन को या एक सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करेगा, मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। जो ये हमारे पास जो ये जीन्स होती हैं, ये सिर्फ हमारे पास लंग्स में जाके जो कोडिंग नहीं कर रही होती है, जो क्लोराइड की जीन्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि CFTR, ये सिर्फ लंग्स को नहीं करती, इसके अलावा भी ये बाकी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं। अब इनमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं? तो ये इन्वॉल्व करती है हमारे पास लंग्स को, ये मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, क्लिनिकल फीचर्स को रिलेट करवाती हूँ फिर। इसके अलावा ये हमारे पास पेंक्रियाज को इन्वॉल्व करती हैं। इसके बाद ये हमारे पास इसके अलावा इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती हैं, ये लीवर को इन्वॉल्व कर देती हैं। प्लस मेल्स के अंदर ना ये जो सेमिनल वेजिकल्स होते हैं ना, जहाँ पे स्पर्म्स का काउंट हो रहा होता है बेसिकली, ये उनको भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो ये हमारे पास एक साथ ना 4-5 सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब लंग्स के अंदर ये क्या क्या करती हैं? लंग्स के अंदर ना हमारे पास रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। ये आप लोग बात गौर से समझो। इसके बाद मैंने आप लोगों को ना सिनेरियो बताना है कि सिनेरियो किस तरीके से आता है। जो पेशेंट होता है ना, जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो पहला हमारे पास काम क्या होता है कि रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास SOB होता है। SOB का क्या मतलब होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अलावा जो पेशेंट का कफ एंड स्पूटम, जो आम बंदा होता है ना उसमें स्पूटम नहीं आता, जब जिसमें स्पूटम आ रहा होता है ना, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो कफ एंड स्पूटम होता है और हमारे पास ना ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज हो जाते हैं। एयरवेज जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। ऑफकोर्स जब देखो हमारे पास इतना मोटा, इतना थिक, इतना विस्कस जो है वो सिक्रीशंस बन रही हैं, तो ऑफकोर्स जो हमारा सलाइवा होता है इतना, वो आप लोग नॉर्मल देखो वो ठीक होता है ना, लेकिन जब हमारे पास वाटर कम हो गया, क्लोराइड ज़्यादा हो गया, सिक्रीशन थिक हो गई है, तो वो अटक ही जाएंगी ना, तो इस तरह वो एयरवेज को जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं। लंग्स में ही करने के बाद पेंक्रियाज में, जब पेंक्रियाज में ये डिफेक्ट होता है तो क्या क्या होता है हमारे पास? एक तो हमारे पास वेट लॉस होता है। क्या होता है हमारे पास? वेट लॉस होता है। पेशेंट को ना बार बार डायरिया होता है। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट साइन होता है कि उसको बार बार डायरिया हो रहा होता है। इसके अलावा ना उसको स्टेटोरिया हो रहा होता है। स्टेटोरिया का क्या मतलब होता है कि जो हमारा स्टूल होता है ना उसमें ना फैट आ रही होती है। फैट, जब स्टूल में फैट होती है तो फैट जो हमारे पास बल्की हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है। इसके अलावा लिवर में क्या करता है? लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर
सिरोसिस होता है, इसके अलावा पेशेंट में हमें पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, और इसके अलावा हमें ना गॉल स्टोन्स मिलते हैं। जो हमारे पास लीवर होता है, लीवर के जैसे हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था, ये हमारे पास लीवर था, लीवर के नीचे ही हमारे पास गॉल ब्लैडर पड़ा होता है ना, जिसको पित्ता बोलते हैं। अब इसके अंदर ना स्टोन्स होना शुरू हो जाते हैं, तो ये होता है हमारे पास गॉल स्टोन्स होते हैं। और सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है कि इसमें इसकी ना डेवलपमेंट एब्सेंस हो जाती है, तो पेशेंट को ना मेल इनफर्टिलिटी के साथ जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करता है कि मुझे इनफर्टिलिटी हो रही है। अब जो मैंने आप लोगों को ये सारे बताए थे यहाँ पे, रिकरेंट इन्फेक्शंस, SOB और ये सब क्या है हमारे पास, पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट करता है इन सब चीज़ों से ऊपर, और ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अब सिनेरियो कैसे आता है, अब सिनेरियो से आता है कि चिल्ड्रन हैविंग सॉल्टी सिक्रीशंस, मैल एब्जॉर्प्शन, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, और बता देते हैं कि उसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड जो हमारा मोर देन 60 मिलीमोल पर लीटर है, वो मैं आपको फाइंडिंग कराऊंगी तो फिर बताती हूँ। और इस तरह आप बताओ कि व्हाट इज़ योर डायग्नोज। तो हमने डायग्नोज इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए तो फिर हम लोगों ने डायग्नोज बनाना होता है। बेसिकली रूल क्या होता है कि सिर्फ वो लंग्स की फाइंडिंग्स नहीं उठाते, सिनेरियो में वो पेंक्रियास से या तो वेट लॉस उठा लेंगे, डायरिया उठा लेंगे, या इंटेस्टाइन से, या इंटेस्टाइन का मैंने आपको नहीं बताया, बताती हूँ, स्टीटोरिया उठा लेंगे, या लीवर से लीवर सिरोसिस उठा लेंगे। इंटेस्टाइन में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक तो होता है हमारे पास आइलियस। आइलियस का क्या मतलब होता है कि नो इंटेस्टिनल मूवमेंट, और जो हमारे पे इंटेस्टाइन होती है उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो या तो वो गट में से उठा लेते हैं कि आइलियस हो गया, इंटेस्टिनल कोई इंटेस्टिनल मूवमेंट नहीं है, या कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है, या मेल इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट किया, या लीवर में से लीवर सिरोसिस उठा लेते हैं। अब ये 3-4 चीज़ें वो आपको मिला के देंगे। जब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिनेरियो आएगा तो वो इन सब में से 3-4 चीज़ें उठा के आपको देंगे, फिर आपने जो है ना जिसको याद होगा फिर वो लगा लेगा कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। और यही चीज़ें जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसका ना एक बहुत अच्छा क्लिनिकल फीचर है, और वो ये है कि पेशेंट को ना मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। हमारे पास 85% जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें ना हमारे पास मैल एब्जॉर्प्शन हमें जो वो मिलती है। अब हमें मैल एब्जॉर्प्शन किस वजह से मैल एब्जॉर्प्शन मिलती है, क्योंकि जो हमारे पास जो एक्सोक्राइन होते हैं ना, एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक फेलियर हो जाता है, एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक फेलियर हो जाता है। इसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन मिलती है। और 85% जो पेशेंट है वो मैल एब्जॉर्प्शन के साथ प्रेजेंट करता है। यानी सिनेरियो में वो दे सकते हैं कि पेशेंट हैविंग सॉल्टी सिक्रीशन, मैल एब्जॉर्प्शन, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। अब इन सब कॉम्प्लिकेशंस के अलावा हमारे पास 2 कॉम्प्लिकेशंस एक्स्ट्रा होती हैं। एक तो हमारे पास डायबिटीज़ होती है, क्योंकि जो हमारे पास 25% जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है। और उसके अलावा ना हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज सेकेंडरी टू मैल एब्जॉर्प्शन। ये वाली बात हमने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ ना मैं आप लोगों को एक और बात समझाना चाहूँगी मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। तो ये कि क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी के बाद भी ना हमारे पास 2 चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एक हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक पेशेंट है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मेल इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, अब बताओ क्या चीज़ें फिर भी पॉसिबल होंगी। तो हमने फिर बताना होता है उसके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस माइक्रोसर्जिकल स्पर्म एस्पिरेशन, माइक्रोसर्जिकल स्पर्म एस्पिरेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने वाइवा के लिए याद रखना है। वन मोर थिंग, मैंने आप लोग को बताया कि ना इसमें हमारे पास रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होता है। अब रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो निमोनिया होता है या ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। अब ब्रोंकिएक्टेसिस का ना एक अंडरलाइन फिनोमेना ये चल रहा होता है कि हमारे पास ना डिहाइड्रेशन हो जाती है एयरवेज की, डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारे पास एयरवेज की। अब जब ये एयरवेज डिहाइड्रेट हो जाता है ना, तो हमारे पास क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ना साथ साथ ही हमारे पास सिलरी डिस्फंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, सिलरी डिस्फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये दोनों काम एक साथ शुरू हो जाते हैं ना, तो हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस, इट लीड्स टू ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ब्रोंकिएक्टेसिस जब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, तो ब्रोंकिएक्टेसिस के जो अंडरलाइन कैलोपैथोलॉजी चल रही होती है वो ये सिनेरियो चल रहा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशंस में ना हम लोगों ने 4 बातों का ख्याल रखना है। ये 4 बातें हम लोगों ने लिखनी है। एक हम लोगों ने एक्सरे लिखना है, एक्सरे हम लोग किस लिए लेते हैं, फॉर एबनॉर्मल शेडोज को देखने के लिए। दूसरे हम लोगों ने जेनेटिक एनालिसिस करना है। ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक डिफेक्ट है ना, तो जेनेटिक एनालिसिस बनता ही है, तो हम लोग जेनेटिक एनालिसिस करेंगे फॉर CF म्यूटेशन, यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस की म्यूटेशन को चेक करने के लिए हम लोग जेनेटिक एनालिसिस करते होते हैं। थर्ड वन हम लोग करते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। अब स्वेट क्लोराइड टेस्ट में हम लोगों ने क्या चीज़ चेक करनी होती है, हम लोगों ने ना स्वेट के अंदर सोडियम और क्लोराइड का लेवल चेक करना होता है, जो कहता है मोर देन 6 मिलीमोल पर लीटर। तो सिनेरियो के अंदर वो ये बात भी डाल सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोराइड का है नंबर है स्वेट के अंदर, या क्लोराइड जो है वो हमारे पास मोर देन 6 मिलीमोल पर लीटर होता है, तो हम लोगों ने फिर वहाँ से लगा लेना होता है कि अगर मोर देन 6 मिलीमोल है तो एग्जैक्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अलावा हम लोग जो चौथा टेस्ट करते हैं वो हम लोग करते हैं नेजल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोग बेसिकली ना अपनी नाक से ना इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस को चेक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसका नाम होता है NPD, इसको हम लोग बोलते हैं। किस लिए चेक करते हैं, टू चेक इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस। तो हम लोगों ने ये 4 बातें याद करेंगे कि हमने एक्सरे करना है फॉर एबनॉर्मल शेडो, जेनेटिक एनालिसिस करना है फॉर CF म्यूटेशन, स्वेट क्लोराइड टेस्ट चेक करना है क्लोराइड के अमाउंट को देखने के लिए कि अगर वो मोर देन 6 मिलीमोल होगा तो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस को चेक करने के लिए नेजल पोटेंशियल डिफरेंस करवाएंगे। लास्ट में हम लोग अपने ट्रीटमेंट पे यानी मैनेजमेंट पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं।
ट्रीटमेंट होता है ना इस दैट ऑफ सीवियर ब्रोंकिएक्टेसिस। जब हमारे पास एक पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है ना सीवियर ब्रोंकिएक्टेसिस से, तो उसका भी ट्रीटमेंट वही होता है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट होता है। अब वो ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले ना हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको ना सप्रेसिव थेरेपी देनी होती है। अब हम लोग सप्रेसिव थेरेपी क्यों देते हैं, अगर जो पेशेंट है ना वो रेजिस्टेंट कर गया है सोडोमोनास से, अगर पेशेंट सोडोमोनास से रेजिस्टेंट कर गया तो सप्रेसिव थेरेपी हम लोग देते हैं। अब जब हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं तो वो फाइल पड़ी होती है, वहाँ पे लिखा होता है जिस भी मेडिसिन से जिस भी ड्रग से वो रेजिस्टेंट होता है ना तो उसके आगे टिक लगा हुआ होता है। तो अगर सोडोमोनास के आगे टिक लगा होगा, उससे रेजिस्टेंट हो गया तो हम लोग सप्रेसिव थेरेपी पे चले जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने चेस्ट फिजियो करानी होती है। अब जो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी रेस्ट के जो भी हमारे लंग्स से रिलेटेड जितनी भी हमारी पैथोलॉजी उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी यानी उसमें हमारा रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए अपनी फील्ड को किसी भी तरीके से कम नहीं समझना मैसेज। अब चेस्ट फिजियो हम लोगों ने कब करानी है, हम लोगों ने डेली के बेसिस पे चेस्ट फिजियो करानी है। नंबर 3 पे हम लोग ना डीएनएज मेडिकेशंस करते होते हैं अपनी ना सिक्रीशंस को थिक करने के लिए। नंबर 4 पे हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं प्रोफाइलैक्सिकली। अब ना एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्सिक अपना एंटीबायोटिक्स हम लोग 3 तरीके से देंगे। देखो, हम लोग ऑरली कब देंगे, जब हमारे पास स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन होगा। अगर हमारे पास स्टेफ ऑरिस का इन्फेक्शन है तो हम लोग ऑरली देंगे, और हम लोग आईवी कब देंगे, जब हमारे पास स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और हम लोग प्रोफाइलैक्सिस कब देंगे, जब हमारे पास एक्यूट एक्सरबेशन होगी, यानी अगर पेशेंट को फौरन अटैक आ गया है तो हम लोगों ने एंटीबायोटिक को प्रोफाइलैक्सिकली देना है। अगर स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन है तो आईवी देंगे, स्टेफ ऑरिस का इन्फेक्शन है तो ऑरली देंगे। तो ये वाली बातें वाइवा में एग्जाम में पूछा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोगों ने अब कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे। अब ब्रोंकोडायलेटर्स हम लोग क्यों देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स हम लोग 2 वजह से देते हैं। एक तो हम लोगों ने एस्थमा, कभी कभी ना जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, जब सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है तो पेशेंट जो वो ब्रोंकिक्टेसिस नमूनिया के साथ एस्थमा की तरफ भी लीड कर जाता है। अब एस्थमा क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ना, तो हम लोग इसको भी क्या कहते हैं ठीक करने के लिए जो है अपने ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे होते हैं। एक एस्थमा के दूसरे हम लोग ब्रोंकोस्पैज्म को प्रिवेंट करने के लिए। एक दफ़ा पेशेंट ब्रोंकोस्पैज्मिक हो गया ना तो समझो गया, हमने इसको बचाना है, तो हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स इस वजह से देते हैं। फिर हम लोग देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं अब इनका क्या रोल होता है, अब जब ये एस्थमा होता है ना, एस्थमा में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत रोल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने जब इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना होता है ना तो हम लोग फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। इन सब के अलावा हमारे पास आ जाती हैं वैक्सीनेशन आ जाती है, हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं। अब वैक्सीनेशन हमारे पास 2 चीज़ों की आती है, या तो हम लोग एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन करवाते होते हैं, प्लस हम लोग न्यूमोकोकल की वैक्सीन करा रहे होते हैं। आई नो मैं थोड़ा सा ना गंदा लिख रही हूँ, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, लेकिन आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए साथ साथ बोल रहे हैं, आप लोग ठीक कर लेना। एच इन्फ्लुएंजा की देते हैं, न्यूमोकोकल की देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने होम ऑक्सीजन तैयार किया होता है, होम ऑक्सीजन प्लस एनआईवी भी करते होते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑरल पेंक्रियाटिक एंजाइम देते हैं। अब मैंने आप लोग को बताया था कि पेशेंट को ना मैल एब्जॉर्प्शन होगी, अब हमने इस मैल एब्जॉर्प्शन को ठीक भी तो करना है, तो मैल एब्जॉर्प्शन को ठीक करने के लिए हम लोग ऑरल पेंक्रियाटिक एंजाइम्स देते हैं, ऑरल पेंक्रियाटिक एंजाइम्स प्लस विटामिन सप्लीमेंट्स। अब ये विटामिन सप्लीमेंट्स क्या करती हैं कि जो भी पेशेंट में थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी रह जाती है उसकी फीडिंग में, तो हम लोग विटामिन सप्लीमेंट से वो पूरा कर देते हैं। तो ऑरल पेंक्रियाटिक एंजाइम प्लस विटामिन सप्लीमेंट हम लोग अपनी मैल एब्जॉर्प्शन के लिए देते हैं। कुछ अदर थेरेपीज़ भी हमारे पास आजकल चल रही हैं, और वो ये चल रही हैं कि हम लोग ना कॉम्बिनेशन दे देते हैं। कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है ईवा कैफ्टोर का होता है, ल्यूमा कैफ्टोर का होता है। अभी ईवा कैफ्टोर क्या है और लूमा कैफ्टोर क्या है, जो ईवा कैफ्टोर होती है ये CFTR पोटेंशिएटर होती है, और जो ल्यूमा कैफ्टोर होती है ये CFTR करेक्टर होती है। हमें इतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमने ये नाम ये याद कर लेना कि हम लोग कॉम्बिनेशन देते हैं ईवा कैफ्टोर का और ल्यूमा कैफ्टोर का। अब ये दोनों क्या कर रही होती है, ये हमारा वेट लॉस ठीक करती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वो FEV1 को इंप्रूव कर रही होती हैं। लास्ट में हमारे पास एक थेरेपी है जिसमें सोमैटिक जीन थेरेपी आजकल ये अंडर कंसिडरेशन है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वालों को देनी है, ये नहीं देनी, सो हम लोग ये भी लिखेंगे। सो हियर वी आर डन विद आवर सिस्टिक फाइब्रोसिस। किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, थैंक यू। ये 2 टेबल करने हैं, एक हम लोगों ने ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला टेबल लाजमी करना है, और एक हम लोगों ने ये वाला टेबल करना है। ये मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो